ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगड़ा ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। कई बात है, आज माथे पर कपड़ियो बांध रखियो है कि नहाया धोया को नहीं किया आज इया है ओम जी भाई। देखो बार नवरात्रा चाल रही है और साथ साथ दीपावली रही नहीं, साफ सफाई भी चाल रही है। चौपाल और टेम उग्यो तो जरा मैं क्यों भाई काम करतो मैं को भाई चालना पर चौपाल रे मायने जावनो जरूरी है, इनमें चूक नहीं होवे। बिल्कुल सर, माता जी रो भी देखो पूजा पाठ चल रहा है, बड़े धूमधाम से लोग मना रहा है त्योहार ने भी। और आज को त्योहार है और तो भाई मातृशक्ति रही त्योहार है। बिल्कुल सर, शक्ति है आ बनी रहे और देखो मानव शक्ति हो बा स्वस्थ रहे, इन सारू आपने साफ सफाई रो भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप दीपावली पर तो देखो पहला साफ सफाई करा बिया, यहाँ भी आप जीवन मायने साफ सफाई ने विशेष महत्व देना चाहिए। खाली घर में ही सफाई नहीं, घर आसपास भी जो कोई कचरो है तो बीरो भी ध्यान रखना चाहिए। कारण जी छोटा छोटा जी मच्छरिया पैदा होनी माछर देखो घणकरा रोग हो जाए करे जी के आजकल कह करके डेंगू और उग्यो। और जो बदलतो मौसम हुए नहीं, ठंड जिया आवे नहीं, बी टाइम रे डेंगू और मलेरिया जगह रोग है नहीं घणकरा होया करे। कारण कहीं है साफ सफाई नहीं होना। बिल्कुल सर, तो अपन थोड़ो सी सजग रहना है कि जगह मच्छर पैदा क्यों हो रहा है, इन पर अपन थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, इरो ध्यान रखना चाहिए। और जे अपन साफ सफाई राख सा, खाली अपन घर ही नहीं अपन जे पशु राखा तो अपन बाड़ेरी भी साफ सफाई रखने ताकि पशु भी परेशान नहीं हुए। और उनारी परेशानी है जिका ने देखो आप ही समस्या। बिल्कुल सर, मैं तो देखो बोल बता को सके नहीं। सही बात है, उनारी कह कर इनके बात है नहीं बा एक अच्छो जो पशुपालक है नहीं वो ही समझ सके। बिल्कुल सर, तो अब आप बताओ आज चौपाल में थई किन विषय पर करछो? हाँ बिल्कुल, तो आज अपन जो चर्चा जो विषय वो है कि भाई कैमल डेयरी व्यवसाय संभावनावा और चुनौतियां। भाई विषय तो बढ़िया लियो हो। भाई देखो सर अपन जो प्रयास है वो वही रहे कि भाई एड़ा एड़ा विषय ले रहा हो जिके सु अपन जो पशुपालक भाई है ऊंट पालक है उन्होंने घना करो लाभ मिले, ज्ञान मिले। अभी ज्ञान सुबह आप व्यवसाय ने भी बढ़ा सके। हाँ तो आज विशेषज्ञ कौन पधारिया है बताओ? आज ही ज्ञान री गंगा माय ने देखो सर सगला ने लाभ देवण सारू राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी पधारिया है। ओहो आ रहा है नहीं, देखो सा आओ डॉक्टर साहब आओ बैठो। मेरा जो देखो सा आज चौपाल रे माने डॉक्टर वेद प्रकाश जी रो घणो घणो स्वागत है और मैं आपने करा राम राम सा। राम राम जी। तो देखो सर स्यों पहली जो प्रश्न वो है कि डॉक्टर साहब आप बताओ कि ऊंट डेयरी पशु के रूप में कितो उपयुक्त है? देखिए आप लोगों ने गाय भैंस को तो डेयरी पशु के रूप में देखा है और उसी कड़ी में अब हम लोग ऊंट को भी डेयरी पशु के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि राजस्थान का राजकीय पशु भी है जी। और इसके दूध के बारे में भी आपको पता होगा कि दूध की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, खास करके औषधीय गुण भी इसमें बहुत सारे होते हैं। तो इसको अगर डेयरी पशु के रूप में विकसित करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और इसको डेयरी पशु के रूप में विकसित किया जा सकता है, इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे कि ये गाय भैंस की तुलना में ये कम खर्चे पर पाला जा सकता है, गाय भैंस से ज्यादा दिन तक ये दूध देती है। साथ में इसके दूध में जैसा पहले भी बताया कि बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और हमारे अनुसंधानों में जैसे देखा गया है कि ऑटिज्म, डायबिटीज इसमें तो बहुत सारा ये कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा भी जो आप अगर जनरल स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखें तो इसके दूध में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि अन्य गाय भैंस की तुलना में ज्यादा होती है, जैसे आयरन की मात्रा हो गई, जिंक की मात्रा हो गई। तो इन सारी चीजें जो स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है वो सारी चीजें ज्यादा है। तो इस हिसाब से इसको हम डेयरी पशु के रूप में विकसित कर सकते हैं। और साथ ही आज इसकी अन्य उपयोगिता जो है, जैसे पहले बोझा ढोने के लिए काम में लेते थे, कहीं आने जाने के लिए काम में लेते थे, वो कमते जा रही है। तो अगर इस पशु की प्रासंगिकता को हमको बनाए रखना है तो इसको डेयरी पशु के रूप में ही विकसित किया जा सकता है और
बहुत जगह मतलब कैमल डेयरी आज के तारीख में देखेंगे तो विदेशों में खास करके सऊदी अरब में बहुत बड़े डेयरियां लग रही है। तो ये साबित करता है कि इसको डेयरी पशु के रूप में आराम से विकसित किया जा सकता है। और दूध उत्पादन क्षमता भी देखें तो औसतन 3 से 4 लीटर दूध ये देती है। और ऐसे भी पशु हैं जो 10 से 12 लीटर भी दूध देते हैं। तो अगर हम वैसे पशुओं का चयन करें कि जो ज्यादा दूध देती है तो एक लाभकारी उद्यम इससे तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल साहब, आप कहने मतलब वो है कि डेयरी वास्ते ऊंट है जो उपयुक्त है। और एक छोटी सी जानकारी और दो सर, जो आप बताए कि वो ज्यादा समय तक दूध देवे गाय और भैंस की तुलना में, वो हमारे थोड़ी की समझ में को नहीं आया। देखिए, जो गाय भैंस जो होता है उसका जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड जो दूध काल होता है वो 305 दिन का होता है। अच्छा, तो मतलब 305 दिन का मतलब 10 महीने हो गए। 10 महीने। और जो हमारा ऊंट है, ऊंट में ये जो दुग्ध उत्पादन का जो काल होता है टोटल कितने ब्याने के बाद कितने दिन तक, तो ये 14 से 16 महीने तक दूध देते रहती है। अच्छा, और हमने अपने अनुसंधान में भी ये देखा है कि हमारी 75% ऊँटनियां जो है कम से कम 12 महीने दूध देती है। और कुछ कुछ ऊँटनियां तो 2-2 साल तक दूध देते रहती है। तो अगर आप देखें तो कि एक लंबा जो है इसका दुग्ध काल होता है। और उस हिसाब से भी आप एक बार अगर बच्चा जन्म देती है तो उसके बाद आप लंबे समय तक दूध ले सकते हैं। दूसरी इसमें जो विशेषता है गाय भैंस की तुलना में, इसमें जब मई का और जून का महीना जो होता है, जब गर्मी बहुत होती है, उस समय अन्य पशुओं का दूध उत्पादन गिर जाता है। जबकि इसमें जो सबसे अधिक दूध उत्पादन इसी समय देखा गया है। इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये ऊँटनियां जो होती है वो जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में ब्याती है। और जो इसका जो अधिकतम दूध उत्पादन का जो टाइम आता है जिसको पीक यील्ड कहते हैं, वो मई, जून, जुलाई इस महीने में पड़ती है। तो जब सब पशु का उत्पादन नीचे होता है उस समय इनकी दुग्ध उत्पादन ज्यादा होती, तो उस हिसाब से भी क्योंकि ये वातावरण के प्रभाव से भी कम प्रभावित होता है। आज क्लाइमेट चेंज की सब बात करते हैं, गर्मी बढ़ रही है, तो उससे वातावरण में भी ये आराम से रहता है। इसके कारण भी इसके उत्पादन क्षमता पर कम प्रभाव पड़ता है। तो ये दूध देने में वैसे परिस्थितियों में भी ज्यादा दूध देने में सक्षम है। कहने मतलब ओम जी भाई आई है कि भाई जिया डॉक्टर साहब बतायो कि भाई दूध काल जो है वो ऊँटनी रो ज्यादा है। तो बात व्यवसाय री संभावना वाली करा अगर आप बताओ कि भाई ऊँटनी रो दूध और उनरा उत्पादन रो बाजार कितो बड़ो है। देखिए, अभी तो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में ऊँट का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे इसकी बाजार मांग बढ़ते जा रही है। और एक सर्वे में ये भी देखा गया है कि इसकी जो वार्षिक जो वृद्धि दर है दूध उत्पादन का बाजार का, वो लगभग 6 से 8% है। अच्छा। और 2019 में लगभग 10 बिलियन US डॉलर का इसका बाजार था। अच्छा। जो आशा है कि 2027 तक ये लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और इसके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, सेंट्रल साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट सब जगह इसकी डिमांड आने वाली है। और खास करके कुछ देश है, यूएस, जर्मनी, यूके, चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया, सूडान, ये ऐसे देश है जहां पर खास करके इसकी डिमांड ज्यादा है। और बहुत सारे बड़े बड़े कैमल डेयरी भी सऊदी अरब में आए हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो उनका भी जो डेयरी व्यवसाय में अच्छा चल रहा है, वो दूध के बहुत सारे उत्पाद बना रहे हैं। तो आप देखें, और इसकी कीमत जो है, एक सर्वे कहता है कि जो यूरोप में 1 लीटर दूध जो है ऊँटनी का वो $13 में मिलती है। और वही उसके बनिस्पत गाय की दूध जो है 5.5 मतलब आधे डॉलर में मिल जाती है। तो लगभग आप 26 गुना ज्यादा रेट में बिकती है। तो आप इसमें क्या है कि आपको एक ऐसे मार्केट को टारगेट करना है जो जहां पर कि आप कम पॉपुलेशन को भी टारगेट करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ये जो है इसमें स्कोप तो काफी है। और जो वृद्धि दर 8 से 10% है वो तो और आगे बढ़ेगी ही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर। और अब बात करना सा प्रबंधन री, तो ऊँट डेयरी में पशुआर प्रबंधन री पद्धति कहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी हम ऊँट को 3 प्रबंधन पद्धतियों में पालते हैं जी। एक तो है एक्सटेंसिव सिस्टम जिसमें बोलते हैं, जिसमें जानवर खुले में चरता है। दूसरा होता है सेमी इंटेंसिव सिस्टम, अर्ध सघन जिसको पत्ती कहते हैं, जिसमें कि हम थोड़ी तो उसको चराई कराते हैं और उसके बाद अपने बाड़े में बांध कर खिलाते हैं। और तीसरा सेमी इंटेंसिव जो गाय भैंस में काफी प्रचलित है। इंटेंसिव सिस्टम, तीसरी जो सिस्टम है इंटेंसिव सिस्टम, सघन पत्ती, इसमें आप पशु को बाड़े के भीतर ही चारा खिलाते हैं और दाना चारा जो भी सारी चीजें देते हैं और उत्पादन लेते हैं। तो अभी जो
पद्धति है, मतलब जो एक्सटेंसिव सिस्टम जो पद्धति है, क्योंकि इसमें जो इसको ऊँट को पालने वाले रायका, रेवाड़ी या दूसरे देशों में भी घुमंतु लोग ही हैं, तो वैसे इसी पद्धति में ज्यादा से ज्यादा आबादी है। लेकिन जरूरत है कि अगर हम इसको एज ए डेयरी पशु के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं तो कम से कम हम अर्ध सघन पद्धति में जाएं, जहां पर कि हम उसको बाहर चराई के लिए भी भेजें, साथ में अपने बाड़े पर रख के उसको पूरक आहार दें ताकि दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़े। और विदेशों में खास करके सऊदी अरब में तो इंटेंसिव सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर भी हमको अनुसंधान करने की जरूरत है कि क्या हमारे परिवेश में, क्योंकि इसमें जो सघन पद्धति होती है पूंजी ज्यादा लगती है, तो क्या उस पूंजी के हिसाब से हम इसमें फायदा कमा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी अनुसंधान की जरूरत है, खास करके हमारे देश में और अफ्रीका में जहां ऊंट सबसे ज्यादा है। तो इन दो देशों के हिसाब से इस तरह की जो सघन पद्धति है उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। बात अगर पद्धतियां री करानी तो डॉक्टर साहब जी बताया कि भाई 3 तरह की पद्धतियां हैं, तो उनसु आप लाभ उठा सका। ऊंट डेयरी में दूध पुरानी विधि सु निकालीजिए या फिर मशीना सु भी निकालीजिए करे, तो आप इन बाबत जानकारी दो सर। देखिए, आज अगर आप जितने भी आधुनिक डेयरियां हैं गाय भैंस की देखेंगी तो सब जगह जो है मशीन से दूध निकाला जाता है। उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आप बिना हाथ लगाए दूध निकालते हैं तो वो दूध स्वच्छ होता है, और स्वच्छ होता है तो उसकी जो रखने की रख रखाव पे लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं, जो कहते हैं कि सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। प्लस आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी कमता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट एक बड़ा खर्चा होता है किसी भी व्यवसाय में, खास करके डेयरी व्यवसाय में। तो आप वो भी बचत होती है और समय कम लगता है, तो आप कम समय में ज्यादा जो है आप उससे दूध निकाल सकते हैं, तो और साफ सुथरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत प्रासंगिक है गाय भैंस के लिए। ये मशीन से दूध निकालने का प्रयास इसमें भी किया गया है और कुछ प्रयास तो सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी भी इसमें अनुसंधान, जो मशीन से जब दूध निकाला जाता है तो उसमें एक हम पल्सेशन देते हैं, मतलब उसको जैसे कि दूध निकालने के जो तरीके होते हैं उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं मशीन से। तो उस तरह की बच्चा जैसे चूगता है तो वो कैसे थन को पकड़ता है, घिसता है, शक करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, तो उस तरह से करके। बट आज भी बहुत सारे प्रयास में ये देखा गया है कि कुछ रेशियो पर तो हम पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी हम परफेक्ट नहीं कर पाए हैं। दूसरी जो दिक्कत है कि जो टीट कप होती है गाय, जिसको थन में लगाया जाता है, तो गाय भैंस की तुलना में जो इसकी थन की बनावट अलग होती है और टीट की भी बनावट अलग होती है। तो अभी इसके टीट कप को भी कैसा डिजाइन किया जाए उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अगर देखें कि जो इसकी साफ सफाई और साथ में इफिशियंसी देखें तो मॉडर्न डेयरी की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि ये जो पशु है वो मुख्य रूप से घुमंतु लोगों के द्वारा पाला जाता है। तो आप ये जंगल में चराई पर जाते हैं, और ये खास करके अफ्रीका देश है या इंडिया है, भारत है, जहाँ पर भी जहाँ ऊँट की संख्या ठीक ठाक है, तो ऐसे देशों में अभी भी घुमंतु पत्ती में ही पालते हैं। तो यहाँ पर तो मशीन मिल्किंग संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम जो हाथ से ही जो दूध निकालते हैं उस पद्धति में हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। जैसे कि आप जब आप दूध निकालते हो तो हाथ साफ रखना चाहिए, थनों को धोना चाहिए। तो इस तरह की जो सावधानियां हैं अगर वो हम रखते हैं, प्लस एक इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब आप दूध निकालते हैं, दूध स्राव के लिए आपके बच्चे की होना बहुत जरूरत है। तो इवन मशीन मिल्किंग में भी जहाँ प्रैक्टिस किया जाता है तो पहले बच्चा चूगता है, जब ऊँटनी पहुंच जाती है उसके बाद जो कप लगाए जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी यूनिक इसमें जो गुण है इसके, तो इसके कारण भी अभी भी हम लोग तो मशीन मिल्किंग के ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन ये भविष्य की जरूरत है। लेकिन जब हम हाथ से भी दूध दोहन करते हैं तो हमको बहुत सारी सावधानियां हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा दूध स्वच्छ हो और लंबे समय तक टिक सके। जी जी, कुल मिला स्वच्छता सारू मशीन रो उपयोग हुआ करे, और आने वाले वक्त रे मायने इरो उपयोग भी होना शुरू, जैसे इन पर काम हो रही है भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब थे कहो तो गीतड़ लो सुना दो। हाँ बिल्कुल ओम जी भाई, गीतड़ ले तो जरूरत है। हाँ। तो भाई आपसे सुनियो ओ एक माता जी रो हरजस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं।
इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो ओम जी भाई गितले हूँ पहली डॉक्टर साहब आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रिया था। तो डॉक्टर साहब कैमल डेयरी ने व्यवसाय रे रूप में विकसित करती बेड़ा कई कई चुनौतियों नो सामनो करनो पड़िया करे। इन बाबत आप एक जानकारी देव साग ताकि महाराज जगह ऊंट पालक भाई है बेबी इन बाबत जानकारी ले सजग हो जावे। बिल्कुल सही। देखिए, क्योंकि ये अभी तक इसको व्यवसाय के रूप में नहीं लिया जा रहा, तो इसमें बहुत सारी जो दिक्कतें आ सकती है और वो चुनौती भी है, लेकिन हर चुनौती को पार पा सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, क्योंकि ये पास्चुरलिज्म सिस्टम में पलता है जानवर, तो जो दूध का जो है कलेक्शन कैसे करें, क्योंकि गाय भैंस तो कहीं बाड़े में रहता है, वहाँ पता है वहां से आपका डेफिनेट प्लेस है, वहां से आपको दूध लाना है, तो ये कलेक्शन चैनल बना हुआ है। और क्योंकि हर आदमी बाजार में जाके नहीं बेच सकता है, तो जैसे डेयरी है, कोऑपरेटिव्स हैं, जहाँ से कोऑपरेटिव में सब लोग अपना अपना दूध जमा करते हैं और वहां से वो आगे जो प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है। ऊंट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये जानवर घूमते रहते हैं, तो आपको एक तो जरूरत है कि इसके रूट की किस मौसम में किस रूट से जाते हैं, तो इसकी रूट को जो है मैप करने की जरूरत है, ताकि हम उसी हिसाब से इसका कलेक्शन पॉइंट बनाएं। अच्छा, अगर वो हम बना लेते हैं तो हमको पता है कि इस मौसम में इस रूट से ये जानवर जा रहा है, तो हमको यहाँ से कलेक्ट करना है। दूसरा, इसको कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग के लिए है, तो अभी तक इसकी डेयरी बहुत कम आई है, और तो एक तो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की जरूरत है। तीसरी है कि अगर हमने प्रोसेसिंग कर लिया, उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जैसे हमने इससे कोई उत्पाद बनाया, जैसे घी बनाया, तो अभी हमारे देश में सिर्फ गाय के जो ऊँट का दूध है उसी के मानक है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI मानक जो होते हैं, वो सिर्फ ऊँट के दूध के लिए है। जैसे उसमें है मानक है कि 2% फैट होनी चाहिए और 6% SNF होना चाहिए। तो ये मानक जो है दूसरे उत्पादों के लिए भी बनना चाहिए, क्योंकि इसका दूध जो गाय भैंस से अलग होता है, तो इसके जो प्रोडक्ट भी बनते हैं उसके गुण भी गाय भैंस से अलग होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मानक नहीं होने की स्थिति में क्या हो रहा है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम गाय भैंस के मानक के हिसाब से देखते हैं, तो वहां पर हमारा दूध खड़ा, मतलब जो उत्पाद है वो खरे नहीं उतरते हैं, तो इसके कारण मार्केटिंग में दिक्कत आती है। तीसरी जो दिक्कत जो देखी गई है कि हमने जो FSSAI के स्टैंडर्ड जो हमारे हैं, और जो दूध में जो बसा और जो SNF का मात्रा वो विभिन्न क्षेत्रों में वैरी करता है, बदलते रहता है। तो अभी एक समग्र सभी क्षेत्रों से इस दोनों आंकड़े को इकट्ठा करने की जरूरत है, और उसके बाद FSSAI के स्टैंडर्ड को भी थोड़ा बदलने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में दूध के जो फैट और SNF में जो चेंजेज है उसको भी हम कवर कर लें, क्योंकि बहुत बार हमारे किसान भाई बोलते हैं कि हमारे फैट तो 1% आ रहा है, 1.5% आ रहा है, लेकिन FSSAI का स्टैंडर्ड 2% है, तो हमारा दूध तो ऊँट के दूध के श्रेणी में आता नहीं है। तो इस कमी को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह से डाटा इकट्ठा करके उसके बाद सरकार से मतलब एक नए स्टैंडर्ड के लिए डाटे दें उनको, ताकि ये बदलाव हो, ताकि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। इसके बाद जो है सप्लाई चेन जो इसकी है वो अभी तक अंडर डेवलप्ड है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप देखिए कि ऊँट की जो आबादी है वो राजस्थान, गुजरात, मुख्य रूप से यही 2 स्टेट में सीमित है, लेकिन इसके जो ग्राहक हैं वो पूरे देश में बैठे हैं। प्लस ऊँट की आबादी इतनी नहीं है कि कोई एक बड़ा सा सिस्टम डेवलप हो सके, तो इसके लिए एक अलग से सप्लाई चेन बनाने की जरूरत है, और उसमें क्या है कि सरकारी इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि कोई आदमी इसमें अभी जो व्यापारी वर्ग है वो पूंजी लगाने के लिए, क्योंकि मार्केट छोटा है, तो अगर हम इनिशियल पुश कुछ देते हैं तभी जाके ये आगे कोई इसको टेकअप करेगा। तो ये जो चैलेंज है ये भी एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी लोकल जो है बहुत सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो इस काम को कर रहे हैं, वो इस चैलेंज को, और उनके ही काम करने के बाद उनके जो चैलेंजेस है हम लोग को पता चल रहा है, उसके हिसाब से सरकार भी और जो भी पॉलिसी में चेंजेस लाया जा रहा है। और अभी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, उसके तहत भी ऊँट की डेयरी लगाने के लिए अनुदान देने की योजना पर भी काम हो रहा है। और आशा है कि कुछ दिनों में शायद ये जो अनुदान की योजना भी जैसे गाय भैंस के लिए है वैसे ऊँटों के लिए भी लागू हो जाए, तब जो भी इंटरप्रेन्योर है उनको ये डेयरी लगाने में आसानी होगी।
हर काम में चुनौती वैसा और भी चुनौती से अपने घबरावनो को नहीं भी चुनौतियों अपने लड़नो है जदि आप आगे बढ़ पासा। और अब बात करें डॉक्टर साहब दूध उत्पादन की, कोई भी डेयरी खोला तो डेयरी में उत्पादन चाहिए, घणकरो उत्पादन चाहिए, तो ऊँटनी रे दूध रे बढ़ाउण सारू भी कोई राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कोई शोध और भी कर रहे हैं सर? आप देखिए, हम लोग 2008 में उस डेयरी का निर्माण किए थे। उस समय तो मतलब ऐसी स्थिति थी, कोई इसके दूध के बारे में जानते नहीं। उसके बाद हमने इसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या उसके ऊपर काम किया। FSSAI के स्टैंडर्ड डेवलप करवाने में हमने योगदान दिया, क्योंकि हमारे आंकड़े के बेसिस पर जो उनको पता चला कि इसमें ये मानक होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने भारत की जितनी भी ऊँट की नस्लें हैं, खास करके हमारे जो केंद्र है उसमें बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी नस्ल है, तो इसके ऊपर भी हमने दुग्ध दोहन के द्वारा मतलब इसके आंकड़े जमा किए और ये निष्कर्ष निकाला कि अगर आपको दूध के लिए कोई पशु सबसे उपयुक्त नस्ल है तो कच्छी नस्ल है। अच्छा। तो मेरी सलाह है कि अगर कोई पशुपालक भाई, ऊँट पालक भाई या कोई डेयरी, ऊँट की डेयरी लगाना चाहते हैं तो वो कच्छी नस्ल की ऊँट को रखें। साथ में ये भी देखा गया कि जो अगर फैट, प्रोटीन और इस तरह के जो ऊँट के जो दूध के घटक होते हैं वो जो है वो सबसे अधिक बीकानेरी नस्ल में होती है। तो आपको अगर कुछ कंपोजिशन से संबंधित तो आप बीकानेरी नस्ल ले सकते हैं। साथ में अगर आपके पास ऐसा है कि आप जैसलमेरी का टोला है आपके पास, तो हमने ये भी देखा है कि हर नस्ल में कुछ जानवर काफी अच्छे गुणवत्ता के हैं जिनकी दूध देने की क्षमता ज्यादा होती है। तो उसमें उस तरह की चयन प्रक्रिया करें कि आप उन्हीं के संतानों को आगे चल के वो जो है चयन उनको ही आप बढ़ाएं, ताकि दूध उत्पादन क्षमता आपके टोले की ज्यादा रहे। जी डॉक्टर साहब जी, आप बताओ कि भी केमल डेयरी रे व्यवसाय रे रूप में विकसित करने बेड़ा परेशानियां आया करे, चुनौतियां आया करे, उनका समाधान भी हो सके। बिहार डॉक्टर साहब आप बताओ कि दूध और दूध से बढ़ने वाला जगह उत्पाददारी मार्केटिंग है, यानी कि विक्रय करना, उन्होंने बेचने रे माए भी कोई चुनौतियां आया करे कि इन बाबत आप जानकारी दे सके। बे चुनौतियां है जी की किसी हुए ये मार्केटिंग की जो कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि ये नया क्षेत्र है, खास करके कैमल डेयरिंग, और तो इसलिए इसमें थोड़ी चुनौतियां तो है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक गाय भैंस का सिस्टम डेवलप है तो उसको फॉलो करके हम ऊँट में भी कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा चुनौती है कि कलेक्शन सिस्टम का कोई मैकेनिज्म अभी तक ठोस मैकेनिज्म नहीं डेवलप है, जो भी है कि इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, तो एक सबसे बड़ी चुनौती वो है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का कोई सिस्टम, ठोस सिस्टम नहीं है, तो एक ये भी एक चुनौती है, क्योंकि आप जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं करोगे, पैकेजिंग नहीं करोगे, तो आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो आपको ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। उसके बाद कोल्ड चेन, क्योंकि ये दूध ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो आपको इसको कोल्ड चेन में ट्रांसपोर्ट करना है। और आपको जैसे पहले ही बताया था, क्योंकि ये दूध उत्पादन तो राजस्थान में होता है और राजस्थान का वातावरण भी बहुत गर्म है, तो आप इस गर्मी में तो क्या कहते हैं, दूध को खराब होने की बहुत संभावना रहती है। तो एक परफेक्ट कोल्ड चेन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, इसको भी डेवलप करने की जरूरत है। इसके अलावा क्योंकि इसकी दूध की कीमत ज्यादा मिलती है, गाय भैंस की तुलना में ज्यादा होती है, तो लोगों में एक ये भी है कि लोग इसके दूध में मिलावट करते हैं। तो इस मिलावट को पहचानने के लिए भी जो है हमारे पास अभी बहुत पुख्ता तरकीब नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप इसकी दूध एक्सपोर्ट भी होती है, बाहर भी जाती है, लेकिन आप बाहर जाने के लिए आपको गुणवत्ता मेंटेन करना, उसके लिए आपको इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अभी जो है ये इसको मेट्रो सिटी में पॉपुलर करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग आजकल हो रहे हैं। तो आप मेट्रो सिटी में अगर इसको ज्यादा पॉपुलर करेंगे तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और जगह जगह से हर जगह का दूध का जो क्वालिटी जो है अलग अलग होता है, तो इसको भी एक जैसा बनाने की जरूरत है। और क्योंकि पूरा दूध हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हमेशा, तो इसको पाउडर के रूप में डेवलप करने, फ्रीज ड्राइंग फैसिलिटी जो है उसको भी डेवलप करने की जरूरत है। तो ये सारे चीज करके जो है हम मार्केटिंग को भी और सुदृढ़ कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और भूम जी भाई देखो, बातें तो सही होगी, जानकारी भी आपने मोकली आएगी है, और उम्मीद करूं हमारा जी का श्रोता है सुन रहा है, सामने चौपाल में बैठा है, वे भी संतुष्ट दिख रहा है ऐसा। और देखो बखत भी हो गया है हमें, और ये बखत री तो कदर क्या करें कि भाई सगला ने करनी चाहिए जैसा। तो आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश जी। और डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया, माने इतिहास बढ़िया जानकारी दी, इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम। गुड़कारी गुड़ारी खान उटा जी, ए हो दो
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी ने। हमें माने आद्य दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।